वर्किंग कैपिटल में बहुत सारा पार्ट है, ये पार्ट कर एक पार्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद कितना बच टाइम क्या आ रहा है, 45 हो रहा है ना, 6:30 6:15 से फिर ये वाला पकड़ लेंगे, ठीक है। इसमें डाउट्स ही तो क्लियर करना है, कुछ समझाना तो है नहीं, डाउट्स क्लियर करना है ना कि आपका डाउट कहाँ कहाँ आ रहा है, ठीक है। वो कर लेंगे बाद में, ठीक है। पहले माइंड फ्रेश है, फ्रेश माइंड से आप नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हेडिंग दीजिए, जगह छोड़ देना पुराना वाला जो भी करोगी, ठीक है। राखी, हेलो, ऑडियो ऑडियो क्लियर, साउंड। आप कहाँ थी, भाईकोटा में गई थी क्या? राखी नाम, राखी नाम लिख दिया तो एकदम सीरियस हो गया भाईकोटा में। हाँ सर। ओके, हेडिंग दीजिए, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। दिस इज द लास्ट चैप्टर आई थिंक जो प्रैक्टिकल जिससे लॉन्ग क्वेश्चन आता है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ कि क्योंकि आज फ्राइडे, आज क्लास करेंगे, सैटरडे क्लास करेंगे, मंडे ट्यूसडे मेरा क्लास नहीं होगा, तो आई वांट कि आज का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता दे वर्किंग कैपिटल का, फिर इसको आपका डाउट क्लियर कर दे, फिर सैटरडे कल का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता दे, सो दैट संडे मंडे ट्यूसडे 3 दिन का आपका टाइम मिले ना वर्किंग कैपिटल चैप्टर खत्म करने के लिए। आप लोग का जो होमवर्क है टाइम मिल जाएगा ना, ठीक है। हेडिंग दीजिए, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। सर फिर से वो कहानी लिखाने की ज़रूरत नहीं है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इज द प्रोसेस बाय विच द फाइनेंशियल मैनेजर मैनेज देयर लॉन्ग टर्म एसेट्स है, लॉन्ग शॉर्ट टर्म एसेट्स, शॉर्ट टर्म एसेट्स लॉन्ग टर्म के लिए क्या बच, ठीक है। लिखते हैं वर्किंग मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट WCM, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट ब्रैकेट में WCM is the process, working capital management WCM bracket में is the process in which the finance manager, in which the finance manager optimize the short term assets and liability, optimize the short term assets and liabilities, full stop। if WC, WC मतलब working capital, if WC is higher, it will result into, it will result into इंटरेस्ट कॉस्ट टू द कंपनी, है कि नहीं सर। अगर वर्किंग कैपिटल हायर है, भर भर के स्टॉक खरीद के बैठा दिए, भर भर के स्टॉक खरीद के बैठा दिए, तो क्या होगा, इससे मेरा कैश इन्वेस्टमेंट के लिए चला जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, स्टॉक ब्लॉक हो जाएगा। सिमिलरली डेटर बढ़ गया, स्टॉक ब्लॉक डेट तो वैल्यू ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो कंपनी का इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ेगा, स्टोरेज कॉस्ट बढ़ेगा, अंडरस्टूड, एंड अदर कॉस्ट जो वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने के लिए, जैसे सिक्योरिटी कॉस्ट, रेंट, ये सारा तो बढ़ेगा ना। और अगर मेरा स्टॉक ज़्यादा रहा, डेटा ज़्यादा रहा, चांसेस ऑफ बैड डेट बढ़ेगा, ठीक है। इट रिजल्ट इनटू इंटरेस्ट कॉस्ट, इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट, इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट टू द कंपनी, इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट टू द कंपनी। ऑन द अदर हैंड, फुल स्टॉप के बाद, ऑन द अदर हैंड, on the other hand, if WC, if WC is lower, it will affect the operation of the business,
इट विल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। ठीक है, अगर स्टॉक कम हो गया तो बिजनेस में इफेक्ट आ जाएगा ना, ऑपरेशन में। मेरा रॉ मटेरियल ही नहीं है, रॉ मटेरियल ही नहीं है तो प्रोसेस कैसे करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक, ये ना करंट एसेट्स है, टाइप ऑफ करंट एसेट्स, WIP टाइप्स ऑफ करंट एसेट्स, तो वो ही नहीं है बिकॉज मैंने बहुत कम किया है, मिनिमम लेवल कर दिया वर्किंग कैपिटल सेव करने के लिए। इन दैट केस मेरा ऑपरेशन इफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखा मैंने? इट विल operation of the business, so full stop, so there is always trade off, there is always trade off between ट्रेड ऑफ मतलब कि लड़ाई समझ लीजिए, ट्रेड ऑफ बिटवीन हायर and lower working capital, full stop, the working capital, full stop, the working capital should be optimized, the working capital should be optimized based on the requirement of the business। ठीक है, तो 4 लाइन का मैंने ये लिखवाया कि रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के रिक्वायरमेंट के बेस पे ही आपको रखना पड़ेगा वर्किंग कैपिटल। ये 4 लाइन जो लिखवाया एग्जाम में कुछ पूछने वाला नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं ज़्यादा इसमें टाइम डिवोट करूँगा नहीं, बस एक आप जब पढ़े तो एक ओवरव्यू मिल जाएगी, हाँ मैं पढ़ रहा हूँ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, क्या यूज़ है मेरा वर्किंग कैपिटल का। अगर मैनेजमेंट को पता ही नहीं रहेगा वर्किंग कैपिटल मैनेज कैसे करें, तो या तो शॉर्टेज होगा या फिर हायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में नीचे लिखते हैं, फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू 4 types of sums came in question, 4 types of sums comes in the question। type 1, type 1 calculation for working capital management, calculation of working capital management। type 2 change in policy by the company, change in policy by the company। full stop, change in company, change in policy by the company, full stop, ब्रैकेट में से या एग्जाम्पल change in credit period, example change in credit period। type 3 cash point, type 3 cash point, cash point कैसे लिखो, कैश लेवल, कैश लेवल पॉइंट नहीं, कैश लेवल। बुक में कहीं भी ऐसा है नहीं कि टाइप ये टाइप है ये वो टाइप है, समझे ना। हाँ, मिक्स्ड टाइप का सब कुछ रहता है। तो जब एग्ज़ाम में आप खोले आपको दिखा कि टाइप 2 से सम्स आया है, ठीक है, तो मेरा तो सम्स टाइप वाइज किया रहेगा। ठीक है, तो आपको पता रहेगा कि हाँ सर जो बताए थे ना, तो ये सम्स है ना, ये टाइप 4 में फॉल करता है, टाइप 3 में फॉल करता है। इससे क्या है ना, थोड़ा क्लैरिटी आ जाता है कि मेरे एग्जाम में ये 4 टाइप का सम्स ही आने वाला है। अंडरस्टूड। टाइप 4 परचेज ऑफ ऑप्टिमम क्वांटिटी, परचेज ऑफ ऑप्टिमम क्वांटिटी ब्रैकेट में EOQ, EOQ आपने किया ना, EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, वही निकालना है।
ठीक है। शीट नहीं लाया ना मैंने। नहीं क्या, मैं तो भूल गया पूरा। सम्स लिखते हैं थोड़ा, ठीक है। ज़्यादा सम्स नहीं लिखवाऊंगा, ज़्यादा सम्स नहीं लिखवाऊंगा। हाँ, ज़्यादा नहीं, मैं शॉर्ट करके लिखवाऊंगा। और जो सम्स लिखवाऊंगा आप शॉर्ट करके लिखो, और जो सम्स लिखवाऊंगा आपका पीडीएफ में मिलेगा वो, तो बाद में आपको ये प्रॉब्लम नहीं रहेगा कि सर कहाँ से क्वेश्चन तो ठीक से लिखा नहीं मैंने, ठीक है। हाँ, वो क्रेडिट पीरियड डेटा पीरियड एक ही होता है। क्रेडिट पीरियड में मैंने जो क्रेडिट लिया वो कितने पीरियड के लिए लिया वो चेंज किया, सॉरी उल्टा। मैंने जो क्रेडिट दिया है किसको दिया है, डेटर दिया है, वो 2 मंथ का दिया है। मैंने डेटर को बोल कर रखा है कि 2 मंथ में पैसा दे देना, उसको चेंज करके मैं 1.5 मंथ बोल कर रहा हूँ, तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड टाइप, ऐसा लिख दो टाइप 1, टाइप 1, टाइप 1 क्या था, वर्किंग कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, उस टाइप का सम एक साथ करेंगे सबका, ठीक है। कैलकुलेशन फॉर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। जब मैं शीट शेयर करूँगा आपसे, तो शीट शेयर में ना नंबर लिख दूंगा, नंबर 1, नंबर 3, नंबर 7, नंबर 8, ऐसे ऐसे करके लिख दूंगा। तो आपको इस घर पे यही सब सम्स करना है, बिकॉज ये सारा मैं टाइप 1 वाला लिखूंगा, ठीक है। तो आपको जब सम्स करेंगे तो आपको पता है कि सर ये सब टाइप 1 में आ रहा है, तो आपको घर में भी यही करना है, ठीक है। फिर हम टाइप 3 पे जाएंगे, ठीक है, क्योंकि टाइप 2 थोड़ा बताना पड़ेगा, ठीक है। तो टाइप 3 पे जाएंगे, छोटा है वो, लेकिन परचेज ऑफ, एक काम करते हैं मैं ही लिखता हूँ, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, वेजेस, रेंट, ओवरहेड, सैलरी, क्रेडिट सेल। एवरेज वीक ऑफ क्रेडिट 6, 1.5, 26, 8, 4, 8। estimated 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 expenses for year 26 lakhs, 20 lakh, 80,000, 1 lakh, 10 lakh, 40,000, 13 lakhs, और 52 lakhs। ठीक है, इसको उतारिए।
क्वेश्चन देके इसको उतारना है। हाँ जितना मैंने पढ़ाया है ना चैप्टर, आप ट्राई करो उसको कंप्लीट करने का घर पे। मैं चैप्टर मतलब स्टार्टिंग से कॉस्ट ऑफ कैपिटल से बात कर रहा हूँ, बिकॉज एमसीक्यूज चाहते हैं ना करें हम लोग। एमसीक्यूज एग्ज़ाम में जो एमसीक्यूज आता है 30 नंबर का, चलाते रहो चलाते रहो, ठीक है। एमसीक्यूज चाहते हैं ना हम लोग करें, तो क्या होगा एमसीक्यूज में मैं आपका सम्स यहाँ पे लाऊंगा और आप लोग का प्रैक्टिस नहीं किया हुआ तो मैं ही करूँगा सॉल्व, यही होगा ना। एमसीक्यूज अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन रख दूँ, अगर आपने जो अभी तक मैंने भी सम्स करवाया है सारा वो सब अभी नहीं किया, प्रैक्टिस रिवीजन नहीं किया, तो क्या होगा, मुझे ही करना पड़ेगा। तो आप लोग क्या होगा, आप भी तो ऐसे काम मतलब कि सुनेंगे ना प्रवचन की तरह से, सर कर रहे हैं हम सुन रहे हैं। तो सर एमसीक्यूज करना इज़ अ सॉर्ट ऑफ रिवीजन, कि सारा चैप्टर फिर से रिवाइज हो रहा है। तो मतलब इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी कि अगर कुछ में क्लियरिटी नहीं है तो वापस से क्लियरिटी आ जाएगा। तो बेटर होगा सर आप घर पे एक बार ट्राई करो कि सारा सम्स करना। आई विल ट्राई एमसीक्यूज, नेक्स्ट वीक से हो जाएगा। 1 तारीख से हम लोग एमसीक्यूज स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट मंथ से। आज 24 है, 6 दिन इनफ है झटाझट सम्स में काम करने के लिए। बीच में सैटरडे संडेज भी आ रहा है। हो गया ना, लिखिए नीचे। एवरेज अमाउंट एवरेज अमाउंट ऑफ एवरेज अमाउंट ऑफ एवरेज अमाउंट ऑफ होल्डिंग एवरेज अमाउंट ऑफ होल्डिंग स्टॉक्स एंड WIP। एवरेज अमाउंट ऑफ होल्डिंग स्टॉक एंड WIP, ये फर्स्ट बुलेट था। स्टॉक एंड WIP वर्क इन प्रोसेस, WIP is equals to rupees 4 lakhs, is equals to rupees 4 lakhs full stop. Next bullet, cash balance 50,000, cash balance should be 50,000, cash balance should be 50,000. Calculate working capital, calculate working capital, कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल, ठीक है। हो गया। एग्ज़ाम मतलब मैं जो शीट दूंगा ना इसमें ये सम्स रहेगा, वो पैराग्राफ लिख के रहेगा। मैं जानबूझ के पैराग्राफ नहीं लिखवाया, बुलेट जो इंपॉर्टेंट था बुलेट लिखवा लिया। लिखना पड़ रहा है ना सबको, ठीक है। सर क्वेश्चन समझेंगे क्या है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में है कि वर्किंग कैपिटल निकालना है, ठीक है। बोला है क्रेडिट दिया हुआ है, सुनो क्रेडिट दिया है, इसका मतलब क्या है? मैं जब बैलेंस शीट बनाता हूँ ना, मैं जब बैलेंस शीट बनाता हूँ तो क्लोजिंग स्टॉक रहता है ना, डेटर रहता है, क्रेडिटर रहता है। तो सर ये क्या रहता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये बैलेंस शीट रहता है, सुनो ये बैलेंस शीट रहता है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रहता है, ठीक है। आप एक चीज बताओ, आपने तो किया है अकाउंट्स, ये इसमें क्या रहता है? एक्सपेंसेस। इसमें क्या रहता है? एक्सपेंसेस। और मैं फिक्स एसेट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं करंट एसेट्स की और करंट लायबिलिटी की बात कर रहा हूँ। इसके क्या रहता है? एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस कितने मंथ का रहता है? कितने मंथ का एक्सपेंसेस रहता है इसमें? 12 मंथ का, 1 ईयर का रहता है, यही रहता है ना। 1 ईयर का एक्सपेंसेस फॉर 12 मंथ,
या फिर 52 वीक्स बोले, 365 डेज बोलो, कुछ भी बोलो, इतना रहता है। सर मेरा सेल्स अगर 100 है, सेल्स अगर 100 है और मैं बोलता हूँ, कॉमन सेंस, मैं बोलता हूँ कि सर मेरा जो बैलेंस शीट में जो डेटर है ना वो 20 दिन का रहता है, तो मेरा डेटर कितना आएगा? आ रहा समझ में? सर मेरा सेल्स कितना का है? 100 का। कितने दिन का सेल्स है ये? 365 डेज का। मैं बोलता हूँ कि डेटर मेरा 20 दिन का रहता है, तो मेरा डेटर कितना आएगा? 5.48। कैसे कर रहे होंगे आप? हाँ, 100, हम इसको ऐसे कर रहे होंगे, 100 डिवाइडेड, ये अगर 365 दिन का है तो बताओ 20 दिन का क्या है? ये आ रहा होगा 5.48, यही आ रहा होगा। आ रहा है समझ में? सर यही करना बस, और कुछ नहीं करना, यही करना है आपको। मैंने अगर बोल दिया कि ये अगर 52 वीक्स का है और मेरा यहाँ पे 3 वीक्स का डेटा रहता है, तो मेरा क्या आ रहा है आंसर? फाइव पॉइंट 7। मतलब कि सर आपको साल भर का खर्चा दे देगा और ये आपको बता देगा सर बैलेंस शीट में मेरा कितने महीना का डेटा रहता है, कितने महीना क्रेडिटर रहता है, कितने महीना का आपका क्लोजिंग स्टॉक रहता है, सब कुछ आपको महीना या वीक्स या डेज बता देगा। तो आपको ये डिवाइडेड बाय ये इंटू ये करके इसमें देगा, और जितना भी आएगा 5.8, सोचो कैश आया 5, क्लोजिंग स्टॉक आया 7, ऐसे करके करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी सोचो वर्किंग कैपिटल। समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? इजी है, इसलिए मैं बोला कि सर स्टार्टिंग में ये वाला कर लेते हैं, इजी है, आ जाएगा। ठीक है, तो सर परफॉर्मा कैसा रहेगा? तो अब यहाँ पे सम्स देखते हैं। रॉ मटेरियल परचेज किए, कितना का रॉ मटेरियल परचेज किए हैं? 26 लैक्स। आ रहा ना? कितने वीक का? हाँ, ये फॉर द ईयर है, ये 52 वीक्स का है। दिख रहा है ना? फॉर द ईयर लिखा ना मैंने, फॉर द ईयर लिखा, और आपको क्रेडिट पीरियड कितने का दिया है? वीक्स में दिया। इसका मान लेंगे कि ये सारा वीक्स में वो करेंगे, है कि नहीं? सर अगर क्रेडिट पीरियड डेज में देता तो डेज में करते। सर मेरा मानना है इसको डिवाइडेड बाय 365 कर दे और डेज और वीक को भी कर दे डेज में, कर सकते हैं, लेकिन ये तो बेवकूफ़ी होगा ना, है कि नहीं? आपका जब दिया है क्रेडिट वीक्स में दिया है तो आप इसको भी वीक्स में मानो, 52 वीक्स, दैट्स इट, है कि नहीं? मतलब परचेज किए हैं 26 लाख परचेज किए हैं और 52 वीक्स के लिए किए हैं, और मेरा क्रेडिट पीरियड 6 दिन का है। इसका मतलब क्या निकलेगा उससे? परचेज से क्या निकलता है? 6 वीक्स। वीक्स लिखवाया ना मैंने? नहीं लिखवाया क्या वीक्स? ठीक है, तो परचेज से क्या निकलेगा मेरा? नहीं, क्रेडिटर। परचेज से क्रेडिटर मतलब क्या है कि सर मेरा परचेज है 26 वीक का और मुझे कितना वीक का क्रेडिट मिलता है? 6 वीक का। 6 वीक की क्रेडिट, इसका मतलब सर बैलेंस शीट में मेरा 6 वीक का रहेगा, तो इससे मेरा क्रेडिट, परचेज से मेरा क्रेडिटर का फीलिंग आता है हमेशा, यही है ना? परचेज से क्रेडिटर का फीलिंग आएगा। फिर वेजेस में साल भर में कितना पेमेंट करता हूँ? 20,80,000, लेकिन वेजेस तो आउटस्टैंडिंग वेजेस हो गई, कितना होगा? 1.5, तो 20,80,000 डिवाइडेड बाई 52 इंटू 1.5। रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट, देन सैलरीज, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, क्रेडिट सेल से किसका फीलिंग आ रहेगा? डेटर का। तो 52 लाख डिवाइडेड बाई 52, 1 लाख इंटू 8 लाख का दिख रहा है हमको डेटर है यहाँ पे। और देखिए एवरेज बैलेंस ऑफ स्टॉक, अच्छा ओवरहेड 10,40,000 डिवाइडेड बाई 52 इंटू 8, ओवरहेड आ जाएगा। फिर बोल रहा है
एवरेज अमाउंट ऑफ स्टॉक एंड WIP, मतलब कि एवरेज अमाउंट ऑफ स्टॉक एंड WIP 8 लाख, मतलब क्लोजिंग स्टॉक का बात कर रहा है। वो 4 लाख, मैं कितना बोला अभी? ओ नहीं नहीं, 4 लाख से, ठीक है। मतलब सर होल्डिंग स्टॉक, होल्डिंग होल्डिंग मतलब क्या होता है? होल्डिंग मतलब क्या? क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक इन होल्ड, यही तो होल्ड रहता है ना स्टॉक में। मेरे घर पे 31 मार्च को कितना स्टॉक होल्ड में है, दैट्स द क्लोजिंग स्टॉक। एंड WIP वर्किंग प्रोग्रेस कितना है? 4 लैक्स। देयर शुड बी कैश बैलेंस, बोला कैश बैलेंस मैंडेटरी कितना है? 50,000। तो सर हमको ये समझ में आ रहा है कि सबसे पहले एसेट्स पकड़ेंगे, एसेट्स में मेरा स्टॉक है 4 लाख, फिर डेटर है, डेटर 8 लाख, 4 और 8 12 लाख, देन कैश है 50,000, 12,50,000 के करंट एसेट्स है, उसका करंट लायबिलिटी लेस करेंगे, वो आ जाएगा वर्किंग कैपिटल, दैट्स इट। क्लियर है? उतना ही रखेंगे, कैश बैलेंस जितना मेंटेन रहेगा उतना ही रखेंगे, वो मैक्सिमम हर संस में दे देगा कैश बैलेंस इतना मेंटेन रखना है, ठीक है। लिखते हैं स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल पर्टिकुलर्स, वर्किंग्स, ये मेरा वर्किंग्स रहेगा यहीं पे, ये अमाउंट। सबसे पहले करंट एसेट्स, ये इसको ए पकड़ लेते हैं, लास्ट में A माइनस B करने में काम आएगा। पहले क्या है? स्टॉक एंड WIP कितना है? 4 लाख, ये तो गिवन है। चलिए नीचे, उसके बाद क्या है? स्टॉक के बाद क्या है? डेटर्स, डेटर्स, डेटर्स आप कर रहे होंगे 52 लैक्स डिवाइडेड बाय 52 इंटू 8 लैक्स आ रहा है। देन कैश, कैश 50,000, कैश 50,000, तो हो जाएगा टोटल ए 8 लैक्स 50,000, ओ सॉरी 12,50,000। फिर बी करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी करंट लायबिलिटी सबसे पहले क्या है? वेजेस, कौन सा? हाँ हाँ, ये डेटर है, हाँ क्रेडिट सेल, डेटर 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 क्रेडिट सेल से निकलता है। फिर ये कैश है, ठीक है। करंट लायबिलिटी सबसे पहले वेजेस, वेजेस कितना है? 20 लाख 80,000 होल डिवाइडेड बाय 52 इंटू 1.5 क्या आ रहा है? 60,000। आगे बढ़ाओ, क्या क्या है? रेंट, चलो यहाँ पे वेजेस मत लिखो, वेजेस पेबल लिखो या वेजेस आउटस्टैंडिंग लिखो। रेंट पेबल कितना है? 1 लाख। यहाँ पे हमको टोटल भी बताओ क्या आ रहा है? अरे 49 में तो राउंड ऑफ कर दो ना। आप ट्राई करना कि पहले इंटू करना,
20 लाख इंटू 1.5 डिवाइडेड, तो आपका राउंड 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 ऐसे नहीं आएगा, ठीक है। आउटस्टैंडिंग ओवरहेड या आउट ओवरहेड पेबल, आउटस्टैंडिंग ओवरहेड टोटल बी बताऊंगा क्या है। सिक्स लाख 6,70,000, therefore working capital A माइनस बी क्या आ रहा है, क्या 5,80,000। एग्ज़ाम में पेन लेके जाना, पेंसिल और स्केल लेके जाना, ठीक है, फॉर्मेट के लिए, नहीं तो माँ के लिए मार्क्स काट रहा है, उसको मार्क्स काटने का बहाना चाहिए, ठीक है। आप गलत करो, काटो पीटो, फॉर्मेटिंग मत करो, मार्क्स काटना स्टार्ट हो जाएगा उसका। चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं बस, उसके बाद मोस्टली सब एक ही जैसा ही है। लिखो, क्या वो नहीं आ रहा है, आ रहा है क्या आप लोग का? क्रिएटर पहले था, ओह तो क्रेडिटर ले लो, मैंने ध्यान नहीं दिया ना, क्रेडिटर भी होगा। ऑनलाइन क्लास समझ में आ रहा है? ओके आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर द फॉलोइंग कॉस्ट शीट, कंसीडर द फॉलोइंग कॉस्ट शीट ऑफ जेके लिमिटेड, consider the following cost sheet of Z limited, not JK limited, Z limited। consider the following cost sheet of Z limited, नीचे particulars rupees per unit, particulars rupees per unit,
रॉ मटेरियल कॉस्ट, रॉ मटेरियल कॉस्ट, रॉ मटेरियल कॉस्ट 117, 117, डायरेक्ट लेबर 49, डायरेक्ट लेबर 49, then factory overhead includes depreciation, factory overhead includes depreciation, factory overhead includes depreciation रुपीज़ 18, कितना है 98, टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है टोटल कॉस्ट 264, टोटल कॉस्ट 264, प्रॉफिट 36, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सेलिंग प्राइस ऊपर दिया है पर यूनिट 300, ठीक है। नीचे लिखिए एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स 4 वीक्स, एवरेज स्टॉक ऑफ एवरेज फिनिश स्टॉक, फिनिश गुड्स स्टॉक 3 वीक्स, एवरेज WIP, एवरेज WIP, एवरेज WIP ब्रैकेट में मटेरियल 80% कंप्लीट, लेबर एंड ओवरहेड 60% कंप्लीट, 2 वीक्स, क्रेडिट पीरियड 6 वीक, क्रेडिट पीरियड टू डेटर ऐसे लिख दो, टू डेटर 6 वीक, क्रेडिट पीरियड, क्रेडिट पीरियड बाय क्रेडिटर्स 8 वीक्स, wages credit period 1 week, overhead credit period 2 weeks, नीचे फर्स्ट बुलेट कंपनी सेल्स 1/5, company sell 1/5 of its output, company sell 1/5 of its output in cash, remaining in credit, company sell 1/5 of its output, company sells 1/5 of its output in cash, comma remaining in sale, remaining in credit sale, company sell 1/5 of its output in cash, remaining in credit, cash balance, next bullet, cash balance to be maintained 2.5 lakh, cash balance to be maintained 2.5 lakh, cash balance is to be maintained rupees 2,50,000. Next bullet,
2,50,000. Units 78,000. Units sale 78,000. Produce oblique sale. Units produced oblique sale 78,000. Say big gap. Next bullet, debtor may be valued at sale value. Next bullet, debtor may be valued at sale value. Debtor may be valued at sale value. Prepare working capital requirement. Prepare working capital requirement. Prepare working capital requirement. सब को जानने को मैंने छोटा कर दिया है, ठीक है। बोल देखो क्या बोला है, पहले से हमको समझ में आया। एक कॉस्ट शीट दिया हुआ है, ठीक है, कंपनी का। एक रॉ मटेरियल कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट है, फैक्ट्री ओवरहेड है। फैक्ट्री ओवरहेड में डेप्रिसिएशन कितना है 18, और आपका हाँ 18 है, ठीक है। और डेप्रिसिएशन इंक्लूड है फैक्ट्री ओवरहेड में, ठीक है। डेप्रिसिएशन इंक्लूड है फैक्ट्री ओवरहेड में, तो इंक्लूड होके कितना है 98, ठीक है। टोटल कॉस्ट हमको पता चल गया 264, प्रॉफिट 36 और सेलिंग प्राइस पर यूनिट 300, ठीक है। अब ये वीक्स जो दिया हुआ आपको पता है पहले वाला समझ की तरह ही है कि सर अगर पूरा 52 वीक्स में इतना सेल होता है तो मेरा एवरेज जो हम क्लोजिंग स्टॉक निकलेगा, क्लोजिंग बैलेंस, वो 4 वीक्स का निकलेगा, ये है ना। फिनिश को उसमें 3 वीक्स का बोला। वर्किंग प्रोग्रेस जब निकालेंगे ना, तो वर्किंग प्रोग्रेस तो अगर मेरा कुछ मटेरियल है जो पूरा कंप्लीट नहीं है तो उसको स्टॉक में नहीं ले सकते ना। आप समझो, आपको एक प्रोडक्ट बनाना है, अगर 100% बनाएंगे तो उसका कॉस्ट आएगा, सोचो 1,000 रुपीज़, 10,000 रुपीज़। तो आपका बैलेंस शीट में कितना आ जाएगा, ये फिनिश गुड्स हो जाएगा। अगर आपका फिनिश गुड्स हो जाएगा ना, तो आपका कितना आ जाएगा 10,000। लेकिन आपने बनाया है 80% ही, तो आपका बैलेंस शीट में टेक्निकली तो 8,000 ही आना चाहिए ना। आ रहा समझ में? तो आपने जब ये बनाया ही नहीं है तो नहीं आएगा। अंडरस्टूड? तो सर वर्किंग प्रोग्रेस, इसी को तो वर्किंग प्रोग्रेस बोलता है ना, जो अभी प्रोग्रेस में है। तो वर्किंग प्रोग्रेस मेरा मटेरियल 80% है और लेबर ओवरहेड के 60% है कंप्लीट। तो 2 वीक्स का WIP भी हमको कंसीडर करना पड़ेगा स्टॉक में। स्टॉक कितने टाइप का होता है, एक रॉ मटेरियल स्टॉक, एक फिनिश गुड स्टॉक, एक WIP स्टॉक, यही होता है ना। 3 टाइप का स्टॉक होता है। फिनिश गुड्स भी है ना, हाँ 3 नहीं यूनिट, हाँ इधर नंबर ऑफ यूनिट्स है। एक साल में 78 यूनिट्स बनाता है ये लोग। हाँ नहीं नहीं, सेल लिखा है इसका मतलब कि सर आप सेल भी तो कितना कर रहे होंगे ना। हाँ लो रह सकते हो ना। फिर आपका हाँ डेटर है, और डेटर आपको सेल पे वैल्यू कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि सर डेटर जो है ना, देखो डेटर सम्स में 2 तरीक़ा से वैल्यू होगा। पहला सेल्स में, दूसरा कॉस्ट में। आपका जो डेटर रहता है वो किस पे रहता है, सेल्स पे रहता है या कॉस्ट पे रहता है? सेल्स पे रहता है, ठीक है। एग्जाम में सेल्स पे, लेकिन कभी कभी आपको एग्जाम में कॉस्ट पे भी निकालना होगा। तो इसमें सेल्स वैल्यू क्या है 300, तो मेरे को देखना पड़ेगा कितना सेल हुआ। डेटा कैसे निकालेंगे, कितना सेल हुआ, पहले बताओ कितना सेल हुआ। 78,000 सेल हुआ, लेकिन 78,000 में तो 4/5 ही क्रेडिट सेल है, तो मेरा डेटा तो क्रेडिट सेल से आएगा। 78,000 इंटू 4/5 निकालो,
आ रहा है समझ में? इतना टोटल सेल होगा 78,000 इंटू 4/5, तो ये क्या निकला 62,000। इतना यूनिट्स मेरा क्रेडिट सेल हुआ होगा और बाकी का कैश सेल हुआ होगा। कैश सेल में हम नहीं जाते क्योंकि डेटर में क्रेडिट सेल रिक्वायरमेंट है। कितना रुपया करके सेल हुआ है 300। सर 300 क्यों बोला आपने? क्योंकि आपको बोला है सेल्स पे निकालने के लिए। अगर कॉस्ट पे निकालने बोलता तो कितना निकालते 264। कॉस्ट पे बोलता तो 264, सेल्स पे बोला है 300। जो अगर कुछ नहीं बोला है तो कुछ भी निकाल के नीचे अजम्पशन देना पड़ेगा। इट इज अज्यूम्ड दैट द सेल्स इज वैल्यूड एट कॉस्ट और सेल्स। अंडरस्टूड? सेल्स पे होते कभी कभी एग्जाम में देता है आपको कि मेंशन नहीं करेगा तो आप अपना मन से कुछ भी निकालना, ठीक है? सेल्स पे निकलता है लेकिन कुछ भी निकालना, कभी निकाल के नीचे मेंशन कर देना कि डेटा इज वैल्यूड एट कॉस्ट या डेटा इज वैल्यूड एट सेल्स, ठीक है? तो आपका क्या निकला था 78,000 इंटू 4/5 इंटू 300। लेकिन ये आपका सेल्स है, 4/5 आपका सेल्स है, 300 तो आपका सेल्स का वैल्यू होगा। डेटर का कितना है, कितना वीक है डेटर 6 वीक, तो इंटू 6/52 आ रहा है ना? ये तो मैंने सेल्स निकाला था इंटू 4/5 इंटू 300, तो डेटर मेरा कितना आया 21,60,000। इतना का डेटा रहेगा मेरा वर्किंग्स में, ठीक है? फिर बोला वेजेस, वेजेस का टाइम दिया हुआ है नहीं। सेल देखो क्या है ना कि इसमें बोला है कि सेल भी है, यही है, आपको अजम्पशन अलग से नहीं लेना है कि सेल कितना किया हुआ है। क्वेश्चन है कि सर इसमें फिनिश गुड्स भी तो होगा 78,000। सोचो 78,000 प्रोड्यूस किया है, फिनिश गुड्स 8,000 है, तो 70,000 ही सेल किया होगा। तो मेरा तो एजम्पशन में 70,000 इंटू 300 करना चाहिए था, लेकिन एग्जाम आप क्वेश्चन में 78,000 एक फिगर दिया हुआ है, तो आप कैसे निकाल सकते हैं वो वाला? तो आपको यही मानना पड़ेगा सेल भी है या परचेस भी है, ठीक है? यही लेवल ऑफ एक्टिविटी है कंपनी का, ठीक है? अगर अलग अलग यूनिट्स देता तो अलग अलग करते, क्योंकि आपका यहाँ पे फोकस दिया गया है कैलकुलेशन पे इंटू 4/5 इंटू आपका यूनिट्स पे बात ही नहीं किया गया है यहाँ पे, ठीक है? ये टेस्ट करना चाहता है आपका कैलकुलेटिंग एबिलिटी उसका, ठीक है? फिर बोला कि क्रेडिट अवेल बाय सप्लायर, क्रेडिट अवेल ये तो हमको पता है क्या क्या करना है इसको, सप्लायर इसको। कंपनी सेल 1/5, वो तो मैंने बोल दिया 1/5 वाला। कैश बैलेंस 2.5 लाख डालना, हमको पता है कि ऐड कर देंगे ऊपर में 2.5 लाख रुपया। बजट उसका 78,000 प्रोडक्शन और डेटर वैल्यूड है सेल्स, ठीक है? बनाते हैं। हाँ हाँ, आपको 78,000 कैसे, मतलब कि ये आपका WIP कैसे निकालना पड़ेगा? आपका पहला बात तो WIP किसका है, मटेरियल, रॉ मटेरियल और लेबर का। तो रॉ मटेरियल कितना है 117 इंटू 80%, ये मेरा 117 रुपया किसका होता है फिनिश गुड्स का, मतलब कि रॉ मटेरियल का। लेकिन हम लोग क्या किए हैं उसका 80% ही काम किया, तो इसका 80% प्लस लेबर कितना है 49 इंटू 60%। देन आपका फैक्ट्री ओवरहेड कितना है, ओवरहेड भी है ना, एक्सक्लूड करना पड़ेगा डिप्रिसिएशन, बिकॉज डिप्रिसिएशन इज नॉट अ कैश कॉस्ट। अंडरस्टूड? तो डिप्रिसिएशन इसको एक्सक्लूड करना पड़ेगा, तो 98 माइनस 18 तो 80। आ रहा समझ में? नहीं आ रहा समझ में? करा देंगे भाई, ये तो आपने पूछ लिया तो बता दिए। लिखो स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल, स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल, स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल, स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल। ए करंट एसेट्स, नहीं पर्टिकुलर्स वर्किंग्स, पर्टिकुलर्स वर्किंग्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स वर्किंग्स अमाउंट। सर करते करते आपको पता हो जाना चाहिए कौन किसके लिए कितना पे जगह छोड़ना है।
नहीं इसमें कर दो, इस टेबल पे ही करो। अमाउंट के लिए कम दिखाओ, वर्किंग के लिए थोड़ा ज़्यादा दिखाओ, और वो पर्टिकुलर्स के लिए थोड़ा सा मिडिल में दिखाओ। मतलब कि लेवल आपका स्पेस रहना चाहिए सबसे ज़्यादा वर्किंग्स के लिए, उसके बाद आपका पर्टिकुलर्स के लिए सबसे कम स्पेस अमाउंट के लिए। ये मतलब कि इनबिल्ट हो जाना चाहिए, ऐसा करना है। नंबर ए करंट एसेट्स। नंबर ए करंट एसेट्स। सबसे पहले करंट एसेट्स में क्या है? रॉ मटेरियल इन्वेंट्री। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री। सर हमको कैसे पता चल रॉ मटेरियल इन्वेंट्री? क्योंकि आप देखो ना, एवरेज वीक इसका दिया हुआ है ना, रॉ मटेरियल का एवरेज वीक दिया हुआ है ना, तो निकालना पड़ेगा ना। रॉ मटेरियल कितना का? 117 कितना यूनिट? 78,000 इंटू इंटू 4/15। ओ 4/52 कितना आ रहा है? 6,90,000। 6,90,000 आ रहा है। नेक्स्ट 6,90,000 कितना आ रहा है? 702,000। कैलकुलेटिंग रॉन्ग है आपका। नेक्स्ट WIP इन्वेंट्री। WIP इन्वेंट्री। WIP इन्वेंट्री। सर WIP में क्या क्या है? 117 का 80% प्लस 49 का कितना परसेंट था? 60% प्लस आपका 98 माइनस 18 का 60% है ना, ये इंटू 78,000 इंटू 3/52। देखो समझ में आ रहा है क्या? 2/52। 2/52 आया क्या समझ में? हटा दिए बिकॉज ये कैश नहीं है, हमको तो वर्किंग कैपिटल कैश में चाहिए ना। हम नीचे नोट लिख देंगे कि डिप्रिसिएशन इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम WIP बिकॉज इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंसेस। ठीक है। कितना? 513,000। नेक्स्ट फिनिश गुड्स इन्वेंट्री। फिनिश गुड्स इन्वेंट्री फिनिश गुड्स कितना है? 264 माइनस 18, आई थिंक समझ में आ रहा है आपको, 18 इंटू 78,000 इंटू 3/52।
क्या हुआ? फिनिश गुड्स है ना, फिनिश गुड्स। देखो मेरा जो गुड्स अभी मेरा यहाँ पे रॉ मटेरियल रहता है, यहाँ पे WIP रहता है, और यहाँ पे लास्ट में जाके फिनिश गुड्स बनता है। फिनिश गुड्स जब बनता है इसका मतलब क्या होगा कि सारा सारा कॉस्ट उस पर लग गया है। दिस गुड्स इज अवेलेबल फॉर सेल ना। फिनिश गुड्स क्या है, मतलब क्या है? फिनिश गुड्स इज अवेलेबल फॉर सेल, तभी तो फिनिश गुड्स है। सर मेरा काम है, मैं बिजनेस है बुक बेचने का, तो मैं क्या करता हूँ, बुक बेचता हूँ 500 रुपीज़ में। सबसे पहले क्या लाता हूँ? सबसे पहले लाता हूँ पेज, इंक, लेबर लगता है, पेज इंक लेबर लगता है, प्रिंटिंग लगता है, डिप्रिसिएशन लगता है। करते करते लास्ट में कहाँ चला जाता है? फिनिश गुड्स में, बुक रेडी हो जाता है। तो दैट्स आपका पेज जो लाते हैं, दैट्स रॉ मटेरियल। 31 मार्च में या फिर 31 दिसंबर जो भी अकाउंटिंग एंडिंग पीरियड है, उसमें एक WIP भी तो रहता है जिसमें बुक का प्रिंटिंग हो गया लेकिन बाइंडिंग नहीं हुआ है, दैट्स द WIP ना। और उसके बाद फिनिश गुड्स क्या है? टोटल बुक। तो मेरा जब फिनिश गुड्स लगता है इस पर तो टोटल कॉस्ट लग जाता है ना मेरा, तभी तो फिनिश गुड्स है। तो मेरा टोटल कॉस्ट क्या है इस कॉस्ट शीट में? 264। तो मेरा उस फिनिश गुड्स का वैल्यू क्या आ रहा है? 264 रुपया। आ रहे समझ में? क्या नहीं आ रहा है क्या? मार्कअप देखो, जब पढ़ेंगे अकाउंट्स ना, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड शोज दैट योर वैल्यू ऑफ द स्टॉक शुड बी लेस ऑफ लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV। जो आपका कॉस्ट है या और NRV मतलब नेट रियलाइजेबल वैल्यू। मैंने ये बोर्ड बनाया, बोर्ड का कॉस्ट है 18 लाख रुपया, ठीक है? तो हमको 18 लाख और बेचते हैं हम 25 लाख में, सुन रहे हैं? बेचते हैं 25 लाख में, मेरा बोर्ड का कॉस्ट है 18 लाख और बेचते हैं 25 लाख में, तो हमको बैलेंस शीट में कौन सा वैल्यू पे लेना पड़ेगा? 18 लाख में। दैट्स द कॉमन सेंस ना। आप इसको मार्केट वैल्यू में नहीं ले सकते, 25 लाख में नहीं ले सकते। दैट्स हैव टू बी लोअर ऑफ 18 लाख एंड 25 लाख। लेकिन आप बेच का कॉस्ट है 18 लाख, आप अगर बेचते हैं 25 लाख, लेकिन आपको पता चला आपका जो बंदा है ना बगल में बैठा हुआ सेम बोर्ड बनाता है, वो 13 लाख में बेचता है, मार्केट में 13 लाख में मिलता है, तो आप कौन सा वैल्यू पे लेंगे? दैट्स 13 lakhs, ठीक है? दैट द लोअर ऑफ NRV एंड कॉस्ट, अंडरस्टूड? तो ये मेरा कॉस्ट है, फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन कॉस्ट पे आएगा, अंडरस्टूड? तो वो हम क्या किए, कॉस्ट में से कैश कॉस्ट ही हमको लेना है। डेप्रिसिएशन इज नॉट अ कैश कॉस्ट, तो हटा दिया यहाँ से 18। या तो आप इसको ऐड करो वैसे 117 प्लस 49 माइनस, सॉरी 117 प्लस 49 प्लस 80 नहीं प्लस 80, वो 80 बोला था क्या? अच्छा 80, ऐसे करते तो यही आता ना, 264 ही आता। आ रहा समझ में? नेक्स्ट, डेटर। नेक्स्ट, डेटर। नेक्स्ट, डेटर। अरे बनाओ भाई, डेटर बोला था सेल्स में लेने के लिए, तो किस पे लेंगे? 300 पे। कॉस्ट में बोलता तो इसी पे लेते। आ रहा समझ में? 300 इंटू 78,000 इंटू 4/5 इंटू 6/52, देखो यही है ना? कैश बोला है मैंडेटरी लेने के लिए 2.5 लाख। ये कितना आ रहा है? 216,000, ठीक है? आ रहा है? फिनिश गुड्स का ठीक है, आपने लिख लिया ना,
700। टोटल करंट एसेट्स टोटल है क्या आ रहा है? 7000। कितना आ रहा है टोटल? डबल 48200। देखो सही आ गया, गलत है ये। 4732। नीचे बी करंट लाइबिलिटीज। बी करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटी सबसे पहले क्या? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर क्रेडिटर रॉ मटेरियल पे क्रेडिटर है ना, क्रेडिटर तो रॉ मटेरियल का है ना, तो रॉ मटेरियल का क्रेडिटर किस पे वैल्यू होगा? रॉ मटेरियल पे 117 क्रेडिटर्स क्या होगा? 117 इंटू 78,000 कितना का है? 8 वीक 8/52। वेजेस वेजेस कितना पे दिया हुआ है ना? 49। 49 इंटू 78,000 इंटू 1/52। फिर ओवरहेड, ओवरहेड पे क्या 80 होगा ना? 80 सम 98 माइनस 18 इंटू 78,000 इंटू 2/52। वन सेवन 17500। ठीक है, कितना आ रहा है वो आपका? वर्किंग कैपिटल निकालो, वही वर्किंग कैपिटल निकालो। वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी।
30,14,500 नीचे लिखो नोट नोट depreciation is a non cash expenses. Depreciation is a non cash expenses. So excluded from valuation of, so excluded while calculating, so excluded while calculating working capital, so excluded while calculating working capital. ठीक है, टाइम भी हो चला है, सम्स करते हैं वो वाला जो आपका वाला छूटा हुआ है. ठीक है, वर्किंग कैपिटल समझ में आ रहा है ना, ये वाला क्लियर है. एक एक चीज़ क्लियर है, क्यों कब क्या ऐसे ले रहे हैं हम लोग, ये सब क्यों ले रहे हैं, कौन सा सबसे पहले एक चीज़ क्लियर है. मैं शीट दे दूंगा, इसमें ये सम्स भी लिखा हुआ रहेगा ऑलरेडी. ऑब्वियसली ये दोनों पे टिक कर लेना जो हो गया है. नेक्स्ट ये बोल रहा हूँ कि आगे ट्राई करने का. ठीक है, तो मैं सम्स नंबर भी लिख दूंगा, ये सम्स ट्राई करना है, ये सम्स ट्राई करना है, ऐसे सम्स नंबर भी लिख दूंगा, सो दैट आप वो सब सम्स करो. ठीक, नहीं होता माइनस में वर्किंग कैपिटल. माइनस में वर्किंग कैपिटल आए इसका मतलब क्या है, आपका वर्किंग कैपिटल डेफिसिट में है. ठीक है, वर्किंग कैपिटल मतलब क्या होता है, वर्किंग कैपिटल मतलब ये होता है कि आपका पैसा कितना ब्लॉक्ड है. ठीक है, आपका स्टॉक, सुनो, आपका स्टॉक 4 लाख का है. ठीक है, और आपका क्रेडिटर 1 लाख का है, तो आपका वर्किंग कैपिटल कितना हो गया. आपका स्टॉक 4 लाख का है, आपका क्रेडिटर 1 लाख का है, आपका वर्किंग कैपिटल कितना हो गया. कॉमन सेंस 3 लाख. इसका मतलब अगर हम इसको समराइज करेंगे तो क्या है, हमको स्टॉक बेचेंगे तो 4 लाख आएगा, स्टॉक बेचेंगे 4 लाख आएगा तभी तो है. और वो 4 लाख से हम डेटर चुका देंगे कितना का, 1 लाख का. इसका मतलब मेरा 3 लाख झूठ मूठ का स्टॉक पड़ा हुआ है, ब्लॉक है ना, वो ब्लॉक है ना. तो अगर 4 लाख में से 3 लाख, 4 लाख में से 1 लाख गया तो 3 लाख तो आपका पॉजिटिव आ रहा था ना. तो 3 लाख पॉजिटिव जो आ रहा है इसका मतलब वो एक्सेस वर्किंग कैपिटल है ना. टेक्निकली एक्सेस वर्किंग कैपिटल मतलब कि एक्सेस पैसा ब्लॉक है. अब उल्टा सोचो, नेगेटिव, हम नेगेटिव लेके आते हैं. नेगेटिव में लेके आते हैं तो 4 लाख का क्रेडिटर है, 1 लाख का स्टॉक. इसका मतलब क्या हुआ, 4 लाख का क्रेडिटर, 1 लाख का स्टॉक. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि अगर हम स्टॉक बेचेंगे तो मुझे कितना मिलेगा, 1 लाख. और उससे मैं चुकाने जाऊंगा क्रेडिटर तो कितना चुकेगा, 1 लाख. और फिर मुझे घर से और लाना पड़ेगा 3 लाख, यही है ना. तो वो डेफिसिट इन वर्किंग कैपिटल है, मतलब और मुझे पैसा चाहिए. अंडरस्टूड. तो वो इसका मतलब ये, अगर नेगेटिव आ गया इसका मतलब डेफिसिट है वर्किंग कैपिटल और पैसा इसका रिक्वायरमेंट है. और पॉजिटिव आया तो मतलब एक्सेस पैसा लगा हुआ है वहाँ पे. आ रहा समझ में, इसका मतलब ये वर्किंग कैपिटल का मतलब ये कि आपका पैसा लगा है. हाँ, पॉजिटिव आने से मतलब कि आपने ज़्यादा पैसा ब्लॉक करके रखा है वर्किंग कैपिटल में. अब पैसा ब्लॉक करना इज लॉस ऑफ इंटरेस्ट ना ऑफ द कंपनी. तो इंटरेस्ट का लॉस आ रहा है कंपनी का. वो पैसा का कितना मज़ा आता है जब 0-0 हो जाता है. अरे है कि नहीं. आप अगर 0-0 है, वर्किंग कैपिटल, डेटर 4 लाख, क्रेडिटर 4 लाख, क्या मज़ा है कि मतलब डेटर को बेचो, क्रेडिटर को चुका दो. मतलब मेरा पैसा तो ब्लॉक ही नहीं है उसमें. मतलब कि मेरे पास जो आप सोचो माल खरीदने जा रहे हो, आप क्रेडिटर को बोल रहे हैं रुक मैं पैसा चुका रहा हूँ तेरे को. मैं किसी को बेच दिया माल, अब वो मुझे बोल रहा है मैं 3 महीना बाद दूंगा, मैं क्रेडिटर को बोला मैं भी 3 महीना बाद दूंगा. इसका मतलब मेरा पैसा तो ब्लॉक ही नहीं है भाई. वो वहाँ से डेटर से पैसा आएगा, मैं क्रेडिटर को चुका दूंगा. यही है ना इसका मतलब, दोनों का सेम का मतलब यही है. वही मैं बोल रहा. तो अगर किसी मतलब कि अगर इंडियन एग्जाम्स में अगर किसी कंपनी का वर्किंग कैपिटल 0 है, तो उस कंपनी को इज्जत से देखा जाता है कि बेइज्जती से देखा जाता है. बेइज्जती से देखा जाता है. बोले यार कंपनी स्टेबल नहीं है, उसका वर्किंग कैपिटल 0 है. ठीक है, ऐसे बोले कम. हाँ
लेकिन आपका कमेंट कैसे रहेगा पता है कि वर्किंग कैपिटल इज ज़ीरो, इसका मतलब वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, ऐसे बोलेगा। ये सोच है, सोच का कमी है। लेकिन हमको ऐसा कोई कंपनी मिल जाए कि वर्किंग कैपिटल ज़ीरो है तो मैं पकड़ के उस पर इन्वेस्ट कर दूंगा। क्या ग्रोइंग कंपनी, एग्जैक्टली। वो कितना एफिशिएंट मैनेजर है उसका वहाँ बैठा हुआ, जो कंपनी का पैसा ही नहीं ब्लॉक करवाया है। मतलब वो बिजनेस कर रहा है दूसरे का पैसा से। क्या गलत बोल रहे हैं क्या? वो बिजनेस कर रहा है दूसरे का पैसा से, बीच में अपना मार्जिन लेकर कमा रहा है कंपनी। क्या मजा मस्त है, लेकिन उसको इज्जत के भाव से नहीं देखेगा मार्केट। मतलब इंडियन मेंटालिटी बोलेगा कि वर्किंग कैपिटल नेगेटिव है, आज का डेट में पैसा का जरूरत पड़ेगा तो नहीं ला पाएगा। क्या जरूरत है, पैसा का जरूरत पड़ेगा तो फिर से कहीं को आएगा क्रेडिटर को। लेकिन अपना अपना सोच है, क्या डिफरेंट है। चलो उसके बाद क्या आपका क्या, मैं शीट दे दूंगा, उसमें आपका नंबर्स लिख दूंगा, तो आप घर पे ट्राई करना उसका। अब नहीं, बंद नहीं है क्लास। वो क्या कौन कौन सा सम से जो नहीं बन रहा आपसे? 1 3 1 3 क्या लिखा हुआ है उसमें? सॉर्टेक्स लिमिटेड क्या? इंडिफरेंस पॉइंट निकालना है क्या? ये आपका फंड रिक्वायर्ड 10 लाख वो अलग है। इंडिफरेंस पॉइंट नहीं आया क्या? नहीं आएगा। हम तो चाहते थे कि आप ट्राई करो। वो नहीं आएगा, ठीक है। अरे भाई तुम एग्ज़ाम में ह्यूमिलेट होगी, एग्ज़ाम में नहीं बन रहा है। हाँ, आपको फीलिंग पता नहीं है, एग्ज़ाम में नहीं बनता है तो कितना ज़्यादा पसीना आने लगता है। मैं थर्ड ईयर एग्ज़ाम में बैलेंस शीट मैनेज नहीं किया था, मेरे को पसीना आ गया था। थर्ड ईयर तक बीकॉम थर्ड ईयर का बात कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे को पसीना आ गया था यार, आप समझ नहीं रहे थे, ठीक है। मेरे को पसीना आ गया था, ऐसा होता था। अब मैं उस टाइम पसीना, तो अभी पसीना बहा लो घर पे। देखो क्या बोल रहे हैं ना, अगर आपका ईपीएस कितना आया था बता सकती है क्या? ईपीएस 1 ईपीएस 2 कर रहे होंगे, बताओ क्या आ रहा था? 0.75x माइनस 45,000 डिवाइडेड बाई 20,000 इज इक्वल टू 0.75x माइनस 52,500 डिवाइडेड बाई 20,000। आपको मैं बता दूं, जिस सम्स में इंडिफरेंस पॉइंट है और उसका शेयर नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल है, उस पर आंसर नहीं आएगा। सब दोनों का अलग अलग ईबीआईटी आएगा। अरे समझ में, दोनों का अलग कब, दोनों जब दोनों का नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल है। अंडरस्टूड? पिछले सम्स में नहीं था नंबर ऑफ शेयर्स था, इसलिए निकल गया था, ठीक है। मैं जानता था नहीं निकलेगा, लेकिन हम चाहते थे ट्राई करें आप लोग। अंडरस्टूड? अब याद रहेगा ना, बाद में भूल जाते हैं आप, जब आपको बोलते हैं आप नोट लिखवा देते, ठीक है। लेकिन आपने ट्राई किया घर पे, नहीं बना, थोड़ा सा परेशान हुए, अब वो याद रहेगा कि नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल है तो नहीं निकलेगा वो वाला। अंडरस्टूड? अगर हम इसको निकालने जाए तो ये दोनों कट गया, तो 0.75x माइनस एक ही से कट जाएगा। एक से कट जाएगा, समझ में आ रहा है ना? वही कट जाएगा, वही बात है। चलो लिखो, यहाँ पर नोट लिखो। नो, कौन सा दे दिया ना पीडीएफ? ठीक है, नोट लिखो। रिमेंबर, remember, in the sum, in the indifference point sums, in the indifferent point sums, in the indifference point sums, in the indifference point sums,
if number of shares, if the number of shares under both plan is equal, the number of shares under both plan is equal, ब्रैकेट में ₹20,000 in this sums, ब्रैकेट में रुपीज नहीं 20,000 shares in this sums, है ना, ब्रैकेट क्लोज. The EBIT the single EBIT, ऐसे लिख दो, the same EBIT of both plan cannot be calculated. The same EBIT of both plan cannot be calculated. The same EBIT of both plan cannot be calculated. The same EBIT of both plan cannot be calculated. फुल स्टॉप. बस ये मेरा था कि आप याद रखना, ठीक है. नीचे लिखो. देव सम्स कंटिन्यू करते हैं. EBIT for plan 1, EBIT that is break even point. ये खत्म हो गया. नीचे नेक्स्ट वो लिखिए, नेक्स्ट लाइन लिखिए. EBIT ब्रैकेट में फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट. EBIT ब्रैकेट में फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट. EBIT ब्रैकेट में फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट अंडर प्लान 1 इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट दैट इज इंटरेस्ट कॉस्ट. यही तो फिक्स कॉस्ट है ना सर. EBIT क्या होता है, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है सर? ब्रेक इवन पॉइंट होता है इज द अमाउंट, इज द रिकवरी ऑफ फिक्स कॉस्ट. अगर मैं कोई सामान बना रहा हूँ, मैंने ये घर रेंट पे ले लिया, ठीक है, 20,000 रुपया महीना, और एक सामान बना रहा हूँ, तो उसमें दो कॉस्ट लग रहा है, फिक्स और वेरिएबल. फिक्स कॉस्ट क्या है, घर रेंट, और वेरिएबल क्या लग रहा है, जो मेरा मटेरियल कॉस्ट है. मटेरियल बनाना बंद कर दूंगा, वेरिएबल कॉस्ट बंद हो जाएगा, फिक्स कॉस्ट तो नहीं बंद होगा ना. तो क्वेश्चन पूछ रहा था ब्रेक इवन पॉइंट क्या है. ब्रेक इवन पॉइंट मतलब क्या है कि मैं बनाऊँ या नहीं बनाऊँ, मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. तो वो लेवल है जिसमें मेरा फिक्स कॉस्ट रिकवर हो जाए. यही तो है ना, अपने कॉस्ट पढ़ा है ना, कॉस्ट में तो यही बोलता है. फिक्स ब्रेक इवन पॉइंट इज अ पॉइंट वेयर द फिक्स कॉस्ट कैन बी रिकवर्ड. तो ब्रेक इवन पॉइंट में जो आपका जो वो दोनों बोला था ना, इंडिफरेंस पॉइंट देना है, दोनों इंडिफरेंस पॉइंट मतलब क्या, ब्रेक इवन पॉइंट ये भी ले या ये भी ले. तो ब्रेक इवन पॉइंट अंडर प्लान 1 क्या, फिक्स कॉस्ट क्या है, इंटरेस्ट कॉस्ट, यही है ना. बाकी सब वेरिएबल है. टैक्स वेरिएबल, फिर प्रेफरेंस डिविडेंड, ये फिक्स्ड है, लेकिन प्लान 1 में नहीं है ना. तो फिर 1 इक्वल टू इंटरेस्ट कॉस्ट इज इक्वल टू कितना, इंटरेस्ट कॉस्ट 60,000 रुपीज. 60,000 नहीं है ना, इंटरेस्ट कॉस्ट कितना आ रहा है, 60,000 ना, इज रुपीज 60,000 is equals to interest cost is equals to 60,000 is equals to 60,000. Next line, EBIT that is नीचे ब्रैकेट में फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट अंडर प्लान बी इज इक्वल्स टू, ब्रैकेट में सेम वही लिखवा रहा हूँ, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट अंडर प्लान 2 इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट. देखो इंटरेस्ट प्लस प्री टैक्स प्रेफरेंस डिविडेंड. एक नया चीज बता रहा है, प्री टैक्स प्रेफरेंस डिविडेंड, मतलब प्रेफरेंस डिविडेंड में कितना आ रहा है, लेकिन वो टैक्स कट क्या आ रहा होगा, टैक्स के बाद का एडजस्टमेंट है ना, ठीक है. अगर टैक्स नहीं होता तो वो क्या होता, 15,000 डिवाइडेड बाय 0.75, ये 75% के बराबर है ना, 658. टैक्स कितना है, 75% है ना. तो इंटरेस्ट क्या है, 50,000 क्या आ रहा है ये,
ये कितना आ रहा है? 20,000, बिल्कुल 70,000 रुपीज़। एग्ज़ाम में ये वाला देख के जाना सम्स, ठीक है? आप ये नहीं सोच पाते, आप 15 ऐड करते, पक्का है, ठीक है? मैं भी आप लोग की जगह होता तो मैं भी 15 में ऐड करता, ठीक है? तो आपका घुमा के सम्स ऐसा देगा तो आपके लिए बोनस पॉइंट हो जाएगा कि आपने किया है, झट से आप इसको डिवाइड करके निकाल देंगे, ठीक है? राखी समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है आपको? बाकी सब तो चले गए। सर आ रहा है, okay. कर लिया है सर मैंने। बीच में क्लास ब्रेक कर देने से ना, नहीं आने से समझ में नहीं आता है। मैंने ये नेक्स्ट। सब कर लिया है सर। हाँ, सर ये 1 सब 4 कुछ किया है सर। कुछ बोल रहे हैं क्या? हाँ सर ये हो गया है सर मेरा। फिर नेक्स्ट 14 1 4, क्या नाम है उसका? फॉर्म बी, फॉर्म सी, दिखाइए हुआ 17। Calculate OL of the 4 form ABCD फॉलोइंग प्राइस एंड कॉस्ट डाटा, ठीक है? EBIT बोला है, जो ऑपरेटिंग लीवरेज ही बोला है निकालना है। व्हाट कंक्लूजन विल ड्रॉ विद रेस्पेक्ट ऑफ लेवल ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड डिग्री OL रिजल्ट, एक्सप्लेन, एज्यूम नंबर 5, ठीक है? इसमें क्या, पहले तो OL निकाले, OL निकल गया सबका। अब क्या बोला है? व्हाट कंक्लूजन यू कैन ड्रॉ, पाँच 14 बचे 70, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। अरे इसमें कुछ कुछ समझना हो अपने मन से भी बढ़ा दिए, ठीक है? तो नहीं है, ठीक है। अभी इसमें बोला है क्या, एक्सप्लेन करने क्या बोला है? व्हाट कंक्लूजन वुड ड्रॉ इन रेस्पेक्ट ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड DOL। फिक्स कॉस्ट और DOL, फिक्स कॉस्ट का ये है कि फॉर्म में, और कौन सा नेगेटिव है, ए और सी पे का आपका DOL इज नेगेटिव, इट मीन्स द कंपनी इज हाई फिक्स कॉस्ट कंपेरेटिव टू कंट्रीब्यूशन सेल्स, ठीक है? हाई मतलब लेवल ऑफ रिस्क इज हायर इन फॉर्म ए एंड फॉर्म सी, बस यही करना है आपको। नेक्स्ट, क्या दिखाओ 15 में क्या है? वही आप एक जगह लिखे नहीं है क्या कि ये नहीं है, ये नहीं है? वहीं पे साइड में बुक लेकर रखी है, वो पेपर नहीं है। क्या दिखाओ 17, दिखाओ 17, ABC लिमिटेड, ABC लिमिटेड, नहीं है मेरे पास, आंसर नहीं है इसका। मैं देखता हूँ मैंने कहाँ से लिया, आपको याद नहीं है? अगर नहीं होगा तो मैं सम्स करके आपको भेज दूंगा। हमको एक बार लिख देना कि किसा किसा आंसर चाहिए। ये तो सेम ऐसा ही है ना, ये 20% इंक्रीज 20% डिक्रीज, ठीक है? आंसर मैं दे दूंगा, आप लिख देना, हमको व्हाट्सअप कर देना तो क्या। हाँ हाँ हाँ, न्यू भाई अटेम्प्ट आपका हो सकता है कि लेकिन क्वेश्चन तो पहले से ही आ रहा है ना। हाँ 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 हाँ, लेकिन देखो मेरा 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 मैंने क्वेश्चन पेपर बनाने में
आगे बताता हूँ, ठीक है। इसके बाद क्या है 17, मैं बता दूंगा 18, और बताओ। स्मार्ट हो गई लड़की। 19, एक काम करो, फेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज का मतलब है पॉजिटिव है क्या फाइनेंशियल लीवरेज? आपका नेगेटिव आ रहा था ना उस एग्जाम्स में, तो अनफेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज था ना, तो आपको बोलना कि फेवरेबल है कि नहीं है। किसी कंपनी का नेगेटिव फाइनेंशियल लीवरेज कब हो सकता है? कंट्रीब्यूशन, देखो ईबीआईटी बाई ईबीटी यही होता है ना, यही होता है ना। तो आपका ईबीआईटी अगर सोचो 100 है और ईबीटी 80 है, इसका मतलब क्या है सर? इंटरेस्ट 20 है, तो ये फेवरेबल हो सकता है। लेकिन आप उल्टा सोचो, अगर इंटरेस्ट 80 ईबीआईटी है और इंटरेस्ट आपका 100 है, तो ईबीटी नेगेटिव हो जाएगा ना, तो आपका तो ईबीटी नेगेटिव हो जाएगा, -20 हो जाएगा, तो ये फाइनेंशियल लेवरेज क्या आएगा? नेगेटिव में आएगा, ठीक है। लेकिन एग्जाम में ऐसे समझ देगा नहीं कि आपको क्या देगा ना फेवरेबल, आपको देखो फॉर्म ए फॉर्म बी दे देगा, उसमें सारा का पॉजिटिव ही रहेगा फाइनेंशियल लेवरेज। मैंने क्या कुछ कुछ समझा ना, इधर उधर से उठा के दे दिया है, ज़्यादा होता है। इस कंपनी में अगर लेवल 2 है और 3 है, तो इस फॉर्म का रिस्क ज़्यादा है कंपेयर टू दिस फॉर्म। इंटरेस्ट ज़्यादा है, दैट्स वाई तो रिस्क ज़्यादा है ना। जिसका फाइनेंशियल लेवरेज कम हो वो फेवरेबल है। आरओआई मतलब देखो, हाँ फेवरेबल है। अगर आरओआई कितना है आपका, और हाँ इसलिए फेवरेबल है, सेम ही होता है। इंटरेस्ट मतलब क्या हुआ? इज कॉस्ट ऑफ बोरिंग, रिस्क ऑफ द कंपनी, इंटरेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट 19 नंबर के बाद है एक्सेल लिमिटेड। एक्सेल लिमिटेड कंसिडरिंग 3 प्लान्स, 3 प्लान कंसिडर कर रहा है। टोटल फंड टू बी रेज कितना है? 20 लाख, 2 लाख, ठीक है। फाइनेंशियल प्लान ए बी सी 3 है, ठीक है। डेट 8%, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस 8%, टैक्स रेट 35%, इक्विटी शेयर रहेगा, एक्सपेक्टेड ईपीएस, डिटरमाइन ईच प्लान ईपीएस, तो बहुत इजी है। एंड फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट क्या हो जाएगा आपका? आपका फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट मतलब इंटरेस्ट कॉस्ट का बात कर रहा है, ठीक है। इंडिकेट इफ एनी ऑफ द प्लान डोमिनेट्स, कौन सा प्लान इंडिकेट एनी ऑफ द प्लान डोमिनेट, कौन सा प्लान डोमिनेट कर रहा है, जिसका सबसे ईपीएस ज़्यादा है, जिसका ईपीएस ज़्यादा है, क्योंकि ऊपर में ईपीएस बोला ना निकालने के लिए, उसी लेवल पे ईपीएस ज़्यादा है जो उसका डोमिनेट करेगा। कंप्यूट ईबीआईटी रेंज अमॉन्ग प्लान फॉर इंडिफरेंस, ईबीआईटी का रेंज निकालना है आपको, ठीक है। तो आप ईबीआईटी निकल जाए, ईपीएस निकल जाएगा, ठीक है। दोनों का ईपीएस निकल जाएगा, एक ईपीएस 1 निकलेगा, ईपीएस 2 निकलेगा, ईपीएस 3 निकलेगा। तो आप एक रेंज निकालेंगे ईपीएस और 1 और 2 का, और एक तो 2 और 3 कुछ भी निकाल सकते हैं, रेंज ही आपको निकालना है। हाँ ईबीआईटी का रेंज निकालना है ना, तो आप एक 1 और 2 ले लेंगे,
उसमें एक ही बी आई टी आएगा ना। फिर 2 और 3 ले लेंगे, दो दूसरा ही बी आई टी ले आ जाएगा, और 1 और 3 ले लेंगे, तीसरा ही बी, तो सबसे छोटा से सबसे बड़ा में रेंज निकल जाएगा। आ रहा है समझ में? वही बोला ना। और कुछ क्या? लाए लाए हो वो। The company plans to expand assets by 50%। ठीक है, assets कितना है? 20 lakhs। इसको 50% एक्सपैंड करना चाहता है, 30 लाख का करना चाहता है। अंडरस्टूड? तो 30 लाख करने के लिए इसको लाइबिलिटी भी इंक्रीज करना पड़ेगा। अरे कॉमन हमको पता नहीं है समझ से, हम ऐसा बता रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग मेरा सोच हम बता रहे हैं। लाइबिलिटी बढ़ाना पड़ेगा। लाइबिलिटी कहाँ से बढ़ेगा? या तो इक्विटी शेयर इशू करेगा या बैंक लोन लेगा। अंडरस्टूड? उधार लेना होगा तभी तो बढ़ेगा। ठीक है। फॉर एक्सपेंशन इज चूजिंग बिटवीन अ स्टेट 6% डेट, स्टेट 6% डेट। कितना का डेट लेगा और कितना अमाउंट का लेगा? 10 लाख का, तभी तो 50% इंक्रीज होगा। एंड इक्विटी इशू, इट चूजिंग बिटवीन 6% डेट, 6% का डेट ले ले, या फिर सारा का सारा इक्विटी से इशू कर दे। द करंट बैलेंस शीट ऑफ इनकम स्टेटमेंट, ठीक है, दे दिया। If the company finances the proposed expansion with debt, the rate of incremental debt will be 6%। मतलब कि 6% का इंक्रीमेंट, ठीक है, डेट तो है मेरा 6% हो रहेगा। हाँ, डेट इंक्रीज हो जाएगा ना, मतलब डेट इंक्रीज हो जाएगा 6% से, मतलब अरे भाई 6% का डेट आ जाएगा ना बैलेंस शीट में, वही बोल रहे हैं। एंड द पी रेशियो ऑफ द इक्विटी शेयर विल बी 10 प्राइस बाय अर्निंग। अर्निंग आ जाएगा, उससे प्राइस आ जाएगा ना। अर्निंग आ जाएगा, सोचो 2 रुपया, तो प्राइस आ जाएगा 20 रुपया। समझ पा रहे क्या? इतना तो अभी इतना मेच्योरिटी आ गया होगा ना। ठीक है। इफ एक्सपेंशन इज फाइनेंस बाय इक्विटी, द न्यू शेयर शैल बी सोल्ड एट 33। ठीक है, मतलब कि जो नया शेयर इशू करेंगे कितना में करेंगे? 33। जो 20 रुपया प्राइस आएगा, लेकिन हम इशू करेंगे 33 रुपये में, प्रीमियम में करेंगे, बोलना चाह रही है। द पी रेशियो आउटस्टैंडिंग शेयर विल बी रिमेन 12। assume net income of the debt is 10% on sales। net income before debt मतलब EBIT is 10% on sales। sales का 10%। calculate EPS, assume 20 लाख, 40 लाख, 80 लाख, भाई 20 लाख assume करो सेल है, assume करो 40 लाख सेल है, लेके करना है। ठीक है, मतलब खटनी है अभी। ठीक है, मत कहना। देखो ये सब जो समझा है वो मैंने इधर उधर से निकाले। ठीक है, अगला बार हटा दूंगी इसे, ट्राई करना, नहीं हो तो मैं भेज दूंगा सोल्यूशन। क्या होता है ना, अब मैं अभी यहाँ करवाने स्टार्ट करूँ टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन मैं क्या करता हूँ एक्सेल में बना देता हूँ, वो बहुत ईजी हो जाता है ना मेरे लिए। फॉर्मूला लगा देता हूँ, झटाझट बनता है। फिर तो मुझे जो इसका आंसर देना है ना, मुझे एक बार टेक्स्ट कर देना कि सर ये आंसर देना है, क्वेश्चन नंबर इसमें से टेक्स्ट कर देना, सर ये क्वेश्चन का आंसर, ये क्वेश्चन का आंसर, ये क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा। अगर नहीं मुझे क्वेश्चन का आंसर मिलेगा तो मैं आपको भेज दूंगा सम्स बना के। और कुछ राखी, सम्स बन रहा है क्या? हाँ सर, ये क्वेश्चन पे डाउट था सर। कौन सा सम्स में? यही जो आप अभी बता रहे हैं, हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 23। समझ में नहीं जो आ रहा मुझे। सर आप जो अभी डिस्कस कर रहे हैं वही क्वेश्चन। मैं अभी जो रिवीजन कर रहा था, जो अभी सम्स देख रहा था उसी में क्या?
हाँ सर। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, जो सम्स है ना, कितना नंबर था ये सम्स? 24 20 था। 23 23 था। ना? हाँ सर। 23 नंबर का बात करेंगे आप? हाँ सर। तो 23 नंबर में सम्स सॉल्व करके भेज दूंगा आपको, डाउट क्लियर हो जाएगा। इनकेस आपको अभी तक भी समझ में नहीं आए तो फिर आप मुझसे पूछ लेना। अंडरस्टूड? ठीक है, कल 12 बजे। ठीक, अब है नहीं ज़्यादा दिन क्लास। थैंक यू।